सबल टॉक्स का ये पहला पॉडकास्ट जिस पर हम बात करने वाले हैं शिक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन शिक्षा पे चर्चा कोई नहीं करता है। शिक्षा ठीक होगी तो परीक्षा ठीक होगी। तो आज हमारे साथ मर्चेंट नेवी ऑफिसर मिस्टर रेहान अशरफ जो कि हमारे साथ हैं और बहुत शुक्रिया। आज वो अपने बारे में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। पहला रेहान अशरफ साहब की स्टूडेंट लाइफ, उसमें कैसे स्टडी इन्होंने किया। दूसरा, इनकी पेरेंटिंग कैसी रही, इन्होंने कितने स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में, वो स्ट्रगल को सामने रखेंगे। और चौथा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर जिस स्टूडेंट को बनना है वो पूरा का पूरा इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा। रेहान सर, अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत आप आए और इतनी इज़्ज़त दी। और मर्चेंट नेवी ऑफिसर एक्चुअली इट्स अ प्राइवेट सेक्टर। तो आप गवर्नमेंट अब जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, दैट्स इंडियन नेवी। ये मर्चेंट नेवी है। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर्स रहते हैं, उसके डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि डेक डिपार्टमेंट रहा, डेक डिपार्टमेंट में डेक ऑफिसर्स हो गया और इंजन डिपार्टमेंट में इंजन ऑफिसर्स हो गया। सो मैं इंजन ऑफिसर हूँ। अच्छा। सो मैं अभी थर्ड इंजीनियर हूँ। वहाँ पे रैंक होती है चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर एंड देन फोर्थ इंजीनियर। सो अभी मेरी प्रेजेंट रैंक है थर्ड इंजीनियर। सो बेसिकली हम जो कॉमनली बोल देते हैं कि हम वी आर इंजीनियर ऑफिसर्स, और डेक वालों को बोल देते हैं हम डेक ऑफिसर्स। या फिर कॉमनली अगर बोलना है तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर, जिसको नहीं पता कि वी आर एट मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स। अभी मैं प्रेजेंट थर्ड इंजीनियर रैंक पे सेल कर रहा हूँ। जो मैं अभी 4 महीने से घर था, 4 महीने मेरी ट्रेनिंग चल रही थी प्रमोशन एग्जाम्स के लिए, अच्छा। फॉर प्रमोशंस और हायर रैंक्स। हायर रैंक्स। सो अभी फ़िलहाल ये है कि अभी तो फ़िलहाल मैं थर्ड इंजीनियर पे सेल कर रहा हूँ और अभी 2 रैंक्स बाकी हैं इसके लिए। बोलिए। तो हमें भी मौका मिला, घर पे आए हुए हैं मिस्टर रेहान सर और हमारे घर के पास में ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी के बारे में। तो आपने कौन सी स्कूल से अपनी स्टडी की है? देखिए एक्चुअली मेरी स्टडी में पहले तो हमारे गांव में जो स्कूल है नेशनल पब्लिक स्कूल, मैं 6 क्लास तक यहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरे ताया वहाँ रहते थे दिल्ली। तो पापा को पढ़ाने का बहुत शौक था, तो कि अच्छी एजुकेशन मिले। तो फिर मैं दिल्ली में 1 साल पढ़ा, लेकिन वहाँ जम नहीं पाया, रह नहीं पाया। मैं होम सिक बहुत था पहले से। फिर भी ऐसा प्रोफेशन चुना है, वो बाद में बताऊंगा क्यों। मैं 7th क्लास तक दिल्ली में पढ़ा, फिर मैंने 8th क्लास में आकर एडमिशन लिया मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, यही वाला। आप जब क्लास में थे, तो क्लास में रहते हुए आप किसी भी टॉपिक को वहाँ समझते कैसे थे? वही मैं कहूँ ना कि शुरू में जब आप किसी एक फेज़ से जाते हो, पूरा आपका एनवायरनमेंट हिंदी मीडियम में रहा हो, फिर सब कुछ आपको इंग्लिश में आ जाए, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी। स्पेशली जब न्यूमेरिकल्स की वैल्यू आती थी, 9th क्लास से न्यूमेरिकल शुरू हुए। अब न्यूमेरिकल्स को जब तक आप समझोगे नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे आप। तो यहाँ सवाल है, न्यूमेरिकल को समझना है कि उसकी थ्योरी को समझना है? एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है, जब आप तक आप थ्योरी नहीं समझोगे। थ्योरी सम आई आई मीन बेस तो आपको समझना पड़ेगा। तब न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल में जो भी इतना लंबा सब उसमें लिखा रहता था कि ठीक है, अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग विद दिस मच ऑफ स्पीड एंड अनदर ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम दैट। तो फिर जब भी कुछ करोगे पहले उसको समझना पड़ेगा ना, एटलीस्ट हो क्या रहा है उसमें। तो थ्योरी समझोगे तभी आपको उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, हाँ भाई ये क्या-क्या है, स्पीड है, तब समझ आएगा। तो फिर वो समझना ज़रूरी होता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी आई मीन किसी चीज़ को भी समझना है, मोस्टली आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, आजकल तो मोस्टली इंग्लिश है, तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो सच में आप लैग करोगे। ठीक है, मैंने माना इंग्लिश आ गई। अब टॉपिक को आप समझते कैसे थे? ट्रांसलेशन मान लीजिए आपको आती है, इंग्लिश टू इंग्लिश आता है, लेकिन टॉपिक को समझेंगे कैसे? बात समझने की चल रही है। एक बच्चा हिंदी मीडियम का है, टॉपिक उसके पास हिंदी में उसको दिख रहा है, लिखा हुआ है, समझ गया वो। एक इंग्लिश की उसको लैंग्वेज आ गई। अभी तो ट्रांसलेशन की बात हुई है, ट्रांसलेशन हो गया, अब उस टॉपिक को कैसे समझेंगे? टीचर क्लास में आता है, आने के बाद में क्या करता है वो? ऑब्वियसली वो कोई भी टॉपिक लेके पढ़ाना शुरू करता है। आप आई नो आप कहाँ जा रहे हो कि चीज़ को समझना कैसे है कि ऑब्वियसली इमेजिन ही करना है किसी भी चीज़ को, हम किसी भी चीज़ के बारे में बोलें हाँ। और इमेजिन ही करना है। वर्ड इज़ वर्ड एक रखा गया है चीज़ों के लिए, बट एक पिक्चर होती है, वो पिक्चर हमारे दिमाग में जब तक आती है, हाँ, किसी का भी अगर मान लो किसी का नाम भी हम लेते हैं, मैंने आपका नाम लिया तो आपकी पिक्चर मेरे दिमाग में आएगी कि यहाँ पे है, ठीक है? या फिर आपके नाम का कोई और आदमी है तो उनकी पिक्चर दिमाग में आएगी। तो वो पिक्चर आती है दिमाग में, ऑब्वियसली तभी बंदा समझता है जब उसको विजुअलाइज़ करता है, दिमाग में इमेजिन करता है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। और वो अगर नहीं समझ पाता तो अगर सिर्फ़ रट के कर रहा है तो फिर मतलब कोई भी चीज़ है, हाँ। तो वो कामयाब नहीं होता और याद भी नहीं रहती वो चीज़। तो फिर क्लास में मैं वही सवाल है अभी कि क्लास में वो टीचर समझा कैसे पाते थे? क्योंकि मैंने जो अपने गुरु से सीखा है और जो मुझे मालूम है, आज तक इस दुनिया में वो इंसान पैदा नहीं हुआ जो किसी को कुछ समझा सके।
नहीं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो हाँ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र की और दूसरों ने ली। हाँ, सो वो समझाते कैसे थे? मैं नॉर्मली मैं थोड़ा-सा मतलब इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ सा हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपके पॉइंट तक पहुँच रहा हूँ। आपको समझ कैसे आता था वो? हमें समझ क्या वही एक चीज़ है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है, किसी को भी समझना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को हम इमेजिन करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है? अगर आज आप पॉस बता रहे हैं, उस वक़्त आप कैसे करते थे? मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। देखिए उस वक़्त बहुत आप जब हमने शुरू में तो हमने वही था कि ठीक है, उस पॉइंट को हम नहीं ले रहे कि हमने जब हमें नहीं अच्छे से इंग्लिश आती थी, तो हमने रट-वट के भी काम चलाया है, ठीक है? लेकिन जब समझ आने लगा, हाँ, क्योंकि फिर हमेशा रट के काम नहीं चल सकता। जब समझ आने लगा तो फिर चीज़ों को इमेजिन करना शुरू किया कि हाँ, ये मतलब सच में ऐसा हो रहा है, और वो चीज़ याद भी है। जो-जो चीज़ इमेजिनेशन से ली या फिर कोई भी चीज़ है कि हाँ, सच में प्रोसेस क्या हो रहा है, दिमाग वहाँ लगाया, तब चीज़ों याद भी हैं और फिर वो ईज़ी भी हुई हमारे लिए, पढ़नी भी ईज़ी हुई। अच्छा यहाँ एक सवाल है, वही उस टीचर से जो टीचर मौजूद है हुँ। क्लास के अंदर। एक टीचर क्लास में आता है और आकर के जो ट्रीटमेंट है वो देता है स्टूडेंट्स को। यहाँ फ़ॉर्मूला दूँगा मैं डॉक्टर वर्सेस टीचर। एक डॉक्टर के पास 30 पेशेंट हैं, वो 30 के 30 पेशेंट को सेम मेडिसिन देगा या अलग-अलग देगा? नहीं ऑब्वियसली मतलब जब एज़ अ टीचर अगर आप पढ़ा रहे हो, अभी डॉक्टर की बात चल रही है। हाँ, ठीक है, मैं डॉक्टर की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने थोड़ा-सा मतलब चीज़ को, क्योंकि टीचर जब आया क्लास में, हाँ, तो जब वो पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेम चीज़ पढ़ा रहा है। सेम सेम ही चीज़ पढ़ा रहा है, वो 30 के 30 बच्चों को हाँ, सेम चीज़ अभी पढ़ा रहा है। मैं अपने फ़ॉर्मूला पूरा करता हूँ। डॉक्टर वर्सेस टीचर फ़ॉर्मूला क्या है? डॉक्टर आया मेडिसिन सबको सेम दे दी। अगर तो डायग्नोज़ किया, डायग्नोज़ करने के बाद सबका जो मर्ज़ है, हुँ, वो अलग-अलग होगा, ठीक है? उनके हिसाब से उनको मेडिसिन दिया जाएगा। तो एक क्लास के अंदर आपके जो 30 बच्चे होंगे कभी या 40 होंगे, जितने भी हुँ। होंगे, क्या 40 के 40 एक लेवल पर थे? बिल्कुल नहीं होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फिर टीचर एक सा ट्रीटमेंट क्यों देता है? एक सी दवाई क्यों देता है? देखिए वो एक क्या ये सही है या गलत है? नहीं ऑब्वियसली ये चीज़ सही नहीं है हाँ, कि वो एक साथ ट्रीटमेंट, अब देखिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शातिर हैं, मतलब तेज़ होते हैं दिमाग के, ठीक है? जल्दी उनकी कैचिंग पावर हाई होती है, हाँ, तो टीचर को इतनी मेहनत नहीं करनी होती। ठीक। कुछ बच्चे जैसे हमारी क्लास में भी ऐसे होते थे कि सर अरे ये तो समझ आ गया, अब क्यों पढ़ा रहे हो? अब कुछ बच्चे शाय थे, उनको नहीं समझ आ रही है वो चीज़, उनको टीचर देर तक समझा रहे हैं। तो ये पॉसिबल टीचर के लिए भी एक्चुअली इतना ईज़ी नहीं होता कि हम बोल दें कि अगर वो सबको अलग-अलग मेडिसिन दें, तो टीचर के लिए इतना ईज़ी नहीं होता। आपकी 1 घंटे की क्लास है, आपके 30 बच्चे हैं, आपको सारा सिलेबस भी कवर करना है। तो फिर सब बच्चों को या तो वो डायग्नोज़ एक बार करें, फिर उसके हिसाब से हाँ भाई इसकी इतनी कैपेबिलिटी है, ये बच्चा इतना कैपेबल है और ये इतना सोचता है, फिर उसके हिसाब से वो देखें कि हाँ, लेकिन इतना ईज़ी नहीं होता, सब इतना नहीं सोचते ना। आपने सोचा बहुत अच्छी बात है, अच्छा, यहाँ से बट आपने ये कह दिया कि कुछ बच्चे शातिर हैं और कुछ बच्चे पीछे रहते हैं। किसी ने जानने की कोशिश की कि पीछे क्यों रह गए? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो कुछ ऐसे हैं टीचर्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग टीचर्स हियर। टीचर्स ऐसे हैं बहुत सारे कि कोशिश करते हैं जानने की यहाँ और बताते हैं टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि सही जो ना चीज़ें पता नहीं है सभी टीचर्स को। मुझे भी पता नहीं थी 2021 से पहले मुझे भी मालूम नहीं थी। तो मैं भी वही काम कर रहा था जो आज के सारे टीचर्स कर रहे हैं। ब्लेम नहीं कर रहे कि टीचर ऐसा नहीं है कि टीचर देखिए मैंने जहाँ तक कोई देखा है गलत नहीं चाहता है। नहीं ज़्यादा टीचर्स मैं टीचर्स को हमेशा पेरेंट्स की तरह मानता हूँ। आज भी मेरे टीचर्स जो मुझे जानते हैं या जो जिनसे मैं बात करता हूँ, तो वो खुश होते हैं और वो लोग दूसरे लोगों को बताते भी हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है। बिल्कुल। तो ये इस टीचर्स पॉडकास्ट के ज़रिए हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में काम होना कैसे चाहिए। हाँ, दैट्स द पॉइंट। तो द थिंग इज़ कि वो टीचर्स का इमेजिन करना कि बंदा हाँ, कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना है, ये एक आसान काम नहीं है, ये काम है, लेकिन हाँ, अगर ये समझ आ जाए, हाँ। ये टीचर को कैपेबिलिटी पता चल जाए, तो अब इसमें सिर्फ़ टीचर ही अकेला नहीं कर सकता, उसमें तो स्टूडेंट को भी सब सपोर्ट करना पड़ेगा ना, कोऑपरेट करना पड़ेगा टीचर के साथ। सो अगर वो समझ आ जाए तो ऑब्वियसली ईज़ी रहेगा सिलेबस। आपने बोला स्टूडेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बेचारा क्या कर सकता है? उसको नहीं पता ना वो आपके पास आया है। स्टूडेंट कैसे सपोर्ट कर देगा? स्टूडेंट कैसे बता देगा मुझे ये चीज़ें हैं, ऐसे-ऐसे करनी है? क्योंकि वो डायग्नोज़ तो डॉक्टर को ही करना है ना, प्रॉब्लम क्या है? वो पकड़नी है, प्रॉब्लम को पकड़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम होती रूट में है और दिखती फ्रूट में है। नहीं बहुत अच्छी बात बोली आपने कि होती रूट में, दिखती फ्रूट में, लेकिन हर कोई कहाँ देखता है? फ्रूट देखता है या रूट देखता है? ऑब्वियसली फ्रूट ही दिखेगा। ये देखते हैं अमरूद है, अमरूद के अंदर कीड़े आ गए। इस पर दवाई अगर मैं 10 साल तक भी डालूँ तो क्या कीड़े जाएँगे? नहीं खराब ऑब्वियसली क्या होगा? अ, अमरूद? अमरूद
अमरूद खराब होगा, कीड़े जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर यही दवाई रूट्स में डाल दी जाए तो ठीक क्या हो जाएगा? रूट ठीक हो जाएगा। अब ये कोई रूट पकड़ने की कोशिश कर, अच्छा ये चैलेंजिंग काम है। और एजुकेशन में बीच में बता दूं, एजुकेशन 1 to 1 का काम है। एजुकेशन ये 1 to many का काम नहीं है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप ये बताओ ना, इतने सारे बच्चे हैं, एक टीचर है, उसको स्कूल में कितनी सारी क्लासेस लेनी है। एक स्टूडेंट है, मान लो कि उस एक टीचर 4-5 क्लास ले रहे हैं, 4-5 क्लास ले रहे हैं, उसमें उनके हो गए 200 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब 200 स्टूडेंट्स पे बहुत डेडिकेटेड टीचर अगर रहेंगे और डेडिकेटेड नहीं भी होंगे, अपनी ड्यूटी ठीक से भी करेंगे, तब भी इट्स नॉट दैट मच इजी कि आप किसी वो रूट्स का पता लगा 100 स्टूडेंट एक क्लास में हो गए, मतलब नहीं, मैं उनके बोल रहा हूँ, अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं वो, 10th में ले रहे हैं, 12th में ले रहे हैं। आपने जो बोला 200 स्टूडेंट हो गए, तो पहली बात तो ये है कि पीरियड की बात करते हैं, स्कूल में 6 से 7 पीरियड लगते हैं। ठीक है, आपके पास एक कॉल आती है, इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। कॉल आती है, हेलो रेहान सर, मैं ना वो, फोन कट जाता है। इसलिए हाँ। ऐसा 7 बार आपके साथ होता है, तो आप घर जाते जाते सुकून महसूस करेंगे कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं हो नहीं वो चिड़चिड़ापन तो हो गया, ऑब्वियसली परेशान तो हो गए बंदा, क्या बात है कि 7 पीरियड क्लास के स्कूल के अंदर होते हैं, 7 के 7 पीरियड में टीचर ने जो कराना शुरू किया और कहीं ना कहीं चीजें रोक दी, फिर अगले पीरियड में आते हैं, फिर कहीं न कहीं रोक दी, फिर अगले पीरियड में आते हैं, कहीं न कहीं रोक दी। इस तरह से वो 200 स्टूडेंट तो देखेगा। अब 1 टू 1 की जो आप बात कर रहे हैं कि वो कैसे करेगा उन 200 स्टूडेंट्स को, तो ये तरीका है ही नहीं। पहले तो पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। पूरा सिस्टम चेंज होगा तभी ये ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक चीज़ बीच में बोली कि सिलेबस करने लायक बनाएँ या सिलेबस को पूरा कराएँ। लायक बना दिया तो ये 200 को देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वही वही अब मैं पॉइंट है, आप लाइक वो बनाएंगे कैसे? आप ये बताइए, अच्छा 200 को का हैंडल कैसे किया जाएगा? द उसमें एक टीचर एक क्लास में परमानेंट हो गया। ओके। और अगर हम 8th तक की बात करें तो जब आप हैं 8th तक आपने पढ़ाई की है, तो आपको 8th तक सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। हाँ। तो स्कूल के अंदर क्यों स्पेशल होता है कि मैथ्स का स्पेशल, ये साइंस का स्पेशल, ये जीके का स्पेशल, ये इंग्लिश का स्पेशल। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है आपका, एटलीस्ट एक क्लास तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा ही सकता है कोई अच्छा टीचर। 8th क्लास तक की किसी की एजुकेशन बेहतरीन हो जाती है, पूरी फाउंडेशन ज़बरदस्त रहती है, तो 9th में उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बढ़िया पॉइंट है आपका। ऑब्वियसली मतलब अगर फाउंडेशन अच्छी है 8 क्लास तक की। पूरी सीरीज़ पर काम हुआ। यानी मैथ्स की सीरीज़ है तो सीरीज़ है। अगर आप पढ़ कर के आए हैं, आपका बच्चा मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए आपका बच्चा है 5th क्लास में और आप उसकी 5,000 रुपए महीना फ़ीस भर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके बाद में आप उसके पास जाते हैं और आप पूछते हैं कि बेटा आप मुझे फ़ेवरेट सब्जेक्ट बताइए। तो बोलेगा मेरा साइंस है। साइंस में उसके पास आप कहेंगे कि बेटा टॉपिक कितने हैं आपके पास साइंस में? हुँ। वो कहेगा एक भी नहीं। क्वेश्चन कितने हैं? वो कहेगा एक रात तो याद करा था वो याद नहीं आ रहा है। आपने जो 5,000 रुपए महीने की फीस भरी है वो किस लिए भरी है? एग्ज़ाम टाइम के लिए कि लाइफ टाइम के लिए? लाइफ ठीक होनी चाहिए कि एग्ज़ाम ठीक होना चाहिए? नहीं लाइफ ऑब्वियसली। ठीक हो जाएगी तो एग्ज़ाम ठीक हो जाएगा, एग्ज़ाम ठीक हो जाएगा तो लाइफ ठीक हो जाएगी। देखिए, दोनों तरह से भी, दोनों मैं ये दोनों पॉइंट से भी एग्री करूँगा, ठीक है? अगर अगर आपकी ज़िंदगी ठीक है, तो आपके कोई भी एग्ज़ाम ठीक होंगे, ठीक है? और अगर आपका एग्ज़ाम ठीक हो जाता है, तब आपकी लाइफ़ भी सेट हो जाती है। हाँ। मैं दोनों से एग्री करता हूँ इन बातों से। लेकिन सक्सेस रेशियो क्या है? कितने लोग कामयाब हैं? नहीं, वो मैं यही मानता हूँ, जो सही आई मीन ये नहीं कहता कि बहुत सारा ऑब्वियसली बहुत सारा पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ जो बंदे समझ जाते हैं, जो जिनकी फाउंडेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, उनके लिए ईज़ी हो जाता है। वो फाउंडेशन ही तो बात मैं करना चाह रहा हूँ, वो फाउंडेशन नहीं बनाते टीचर, वो 2, 4, 5 बच्चे ही अच्छे होते हैं, वही पेरेंट्स मीटिंग में दिखाए जाते हैं, वही हर प्रोग्राम में दिखाए जाते हैं, हर जगह वही 5-6 बच्चे उन्हीं के बोर्ड लगते हैं। लेकिन जो क्लास के अंदर 30 बच्चे थे, उन 30 में से 5 तो ठीक हो गए, लेकिन 25 का क्या होगा, वो किसी ने सोचा? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये पॉइंट मैं सच में मैं वैलिड मानता हूँ। मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि और मैंने ये कभी नहीं सोचा इस चीज़ के लिए। हालाँकि बहुत सारे जो छोटे स्कूल्स होते हैं, छोटी क्लासेस को तो एक टीचर दे दिया जाता है, छोटी क्लासेस को तो परमानेंट एक, लेकिन 8th क्लास तक टीचर्स सबके पास नहीं होता है। तो अगर रहे तो ऑब्वियसली जब एक क्लास एक टीचर के पास रहेगी, तो वो रूट कॉज़ तो पता लगा ही लेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले काम होता है आपको कि जब तक एक बच्चे के पास स्किल्स नहीं होंगी, स्कूल है स्किल के लिए है और कॉलेज है नॉलेज के लिए। 12 स्किल हम सिखाते हैं पहले, उसके बाद वो सिलेबस को पूरा करने लायक बन जाता है और जब वो लायक बन गया, तब
फिर किसी टीचर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, 20% टीचर की ज़रूरत होती है वो चेक करने के लिए, वेरीफ़ाई करने के लिए, हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और उसके अंदर कॉम्पिटिशन वाली भावना खत्म की जाती है, कोऑपरेशन डाला जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जानवरों के लिए होता है, कोऑपरेशन इंसानों के लिए होता है। आपने क्या इम्प्लीमेंट किया है? मतलब आप कैसा देखने को मिल रहा है आपको इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट पूरा मेथड बता देता हूँ अभी यहाँ पर। अ, हर एक बुक के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल, क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, इन सबको राइटर बनाता है, टीचर परोसता है, बच्चा खाता है। अब हमारा जो करने का तरीका है, हमारा है यहाँ हुआ खाने वाला, और हम जो कर रहे हैं वो बनाने वाला। यानी हर एक चीज़ को खुद से बनाएगा। बनाएगा कैसे? पहले टॉपिक को पढ़ेगा, टॉपिक को पढ़ने के बाद में यानी रीड द टॉपिक, उसके बाद में उसकी मैक्सिमम पिक्चर्स बनाएगा। उन पिक्चर पर क्वेश्चन बनाएगा, और क्वेश्चन बना करके उसको एक्सप्लेन करेगा किसी को, फिर टीचर को एक्सप्लेन करेगा, उसकी वीडियो शूट करेगा और उसका एक प्रोजेक्ट बनाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बच्चा गुज़रता है, और फिर तभी हम कहते हैं कि पढ़ने-पढ़ाने का एक ऐसा अद्भुत मेथड जिसमें याद करने और रिवीज़न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जिनको याद करने और रिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कुछ नहीं तो चैनल पर देख सकते हैं। नहीं, मैं आके लाइव एग्ज़ाम्पल देखूँगा, कैसे आपकी अकेडमी आऊँगा मैं। सी ज़रूरत यू पर स्टूडेंट्स। ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसकी में जो बात चल रही थी कि आपने क्लास में तो टॉपिक को समझना, आपको उस टाइम में नहीं मालूम। तो टॉपिक समझने का तरीका मैंने बता दिया है, किसी के साथ भी अप्लाई करके देखना कि ऐसे अगर उसको ये सारी स्किल्स आती हैं, तो वो थ्योरी को पढ़ेगा, पिक्चर्स बनाएगा, बना करके उसके पिक्चर्स बना करके क्वेश्चन बनाएगा। हर एक थ्योरी का पिक्चर पॉसिबल है बना। पॉसिबल है। ये सवाल करते हैं सबके पॉसिबल, क्योंकि आप मैथ्स में बोलेंगे यार इसकी कैसे बनेगी? बोल लेंगे। मैथ्स में पहले सिचुएशन होती है कि इक्वेशन, हुँ।